गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आज हम व्यवहारवादी उपागम का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, इसके विभिन्न नामकरण, उसका हमने अध्ययन पिछली क्लासेज में कर लिया। अब हमारा नया चैप्टर जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण का ही एक उपागम है। परंपरागत दृष्टिकोण में जो कुछ कमी खामी या इस विषय के प्रति जो असंतोष की भावना थी और अन्य सामाजिक विज्ञानों की तर्ज पर इस विषय में वैज्ञानिकता का पुट डालना या विषय को वैज्ञानिक बनाने की जो महत्वाकांक्षा थी, उसके परिणाम स्वरूप व्यवहारवादी उपागम बिहेवियरलिज्म अप्रोच उभर कर आई। बिहेवियरलिज्म, इसका प्रमुख जो केंद्र है वो राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन के स्थान पर व्यक्ति के व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। परंपरागत दृष्टिकोण में जैसे हमने देखा कि राज्य की उत्पत्ति किस तरह हुई, राज्य का विकास किस तरह से रहा, राज्य ने अपना विभिन्न स्वरूप कैसे कैसे किन किन रूपों में प्राप्त किया, इन चीज़ों का हम एक औपचारिक और संस्थात्मक अध्ययन उस दृष्टिकोण में करते रहे हैं। आधुनिक दृष्टिकोण या जो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ये कहता है कि इन संस्थाओं का जो प्रमुख तत्व है वो मानव है और मानव के व्यवहार पर ही ये संस्थाएं डिपेंड करती हैं। मानव अपने व्यवहार से इन संस्थाओं को किस तरह प्रभावित करता है और इन संस्थाओं की नीतियों से, इनके कार्यों से व्यक्ति किस तरह से स्वयं प्रभावित हो रहा है, इन चीज़ों पर फोकस किया जाना चाहिए, तो ये विषय अन्य विषयों की तरह आगे बढ़ेगा। दूसरा, अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय के जो राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, उन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये अनुभव किया कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ऐतिहासिक विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों से वहाँ के नीति निर्माण के समय सलाह या उनसे मशवरा लेना उनको नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करती थी, लेकिन राजनीति शास्त्रियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। तो उनको ये आभास हुआ कि कहीं हमारे विषय में ऐसी कोई कमी खामी है जो इस विषय को नीति निर्माण से अलग किए हुए हैं। तो इन्होंने इस विषय को और ज़्यादा अनुभववाद और वैज्ञानिकवाद पर विकसित करने का प्रयास किया। वैसे भी व्यवहारवाद के विकास में 1908 से ही एफर्ट शुरू हो गए थे। 1908 में ग्राहम वालास ने अपने पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और A.F. बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, दोनों ही पुस्तकों में दोनों राजनीतिक विद्वानों ने संस्थाओं के विश्लेषण के आधार पर राजनीति विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का विरोध किया और ये कहा कि मानव मनोविज्ञान अर्थात व्यक्ति के मन और व्यवहार के प्रसंग में निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे और उनके आधार पर इस विषय को ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड किया जा सकता है या ये विषय अपना औचित्य सिद्ध कर सकता है। व्यवहारवाद के विकास में जो दो तत्व प्रमुखतः सहायक रहे, वो एक था द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अनुभववाद, अर्थात राजनीति शास्त्रियों ने अपने इंद्रियों के अनुभव से जो कुछ महसूस किया इस विषय के बारे में, और दूसरा राजनीति शास्त्रियों ने ये देखा कि उनके विषय की महत्ता नीति निर्माण तक नहीं थी। तो राजनीति शास्त्रियों के जो यथार्थवादी अनुभव थे, इन दोनों तत्वों ने व्यवहारवाद के विकास में बेसिकली सहयोग दिया। इसी तरह चार्ल्स मेरियम की जो पुस्तक 1925 में प्रकाशित हुई, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें भी मेरियम ने राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण के लिए मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। पहले राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे विकास हुआ, वो कैसे कार्य कर रही हैं, उनकी आपस की तुलना,
लेकिन अब राजनीतिक संस्थाएं वर्तमान में क्या उनका एक्ट और क्या वो प्ले कर रही हैं, इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। व्यवहारवाद के विकास में जो सहयोगी ग्रंथ रहे हैं उन पर भी एक बार हम दृष्टि डालना उचित समझते हैं। व्यवहारवाद के विकास में जो बेसिक किताबें या जो ग्रंथ हैं वो हैं हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लासवेल और कपलान की पुस्तक पावर एंड सोसाइटी, कैटलिन की पुस्तक है ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स और डेविड ईस्टन की पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम। इसी तरह व्यवहारवाद के जो समर्थक विद्वान हैं या इसके प्रणेता हैं या इसको आगे बढ़ाने वाले विद्वान, उनमें शामिल हैं रॉबर्ट ए डहेल, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट साइमन, लुसियन पाई, आमंड कोलमैन, लासवेल, कार्ल डायश, वी ओकी जूनियर, एडवर्ड शिल्स, हिंज यूलाउ, पावेल, डेविड ट्रूमैन, किर्कपैट्रिक। इन समर्थकों ने, इन प्रणेताओं ने व्यवहारवादी उपागम को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमेरिका का जो शिकागो है, शिकागो विश्वविद्यालय व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख केंद्र बना। अमेरिका में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड संस्थान, कार्नेगी संस्थान, रॉकफेलर संस्थान ने व्यवहारवादी उपागम के अध्ययन, विकास और शोध के लिए पर्याप्त रूप में आर्थिक मदद की। तो ये व्यवहारवाद की जो बैकग्राउंड की बातें हैं कि इसका कैसे क्या विकास हुआ। इसके बाद हम इसका अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं वो हैं, जैसे रॉबर्ट ए डहेल ने इसकी जो डेफिनेशन दी है, व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है, क्योंकि परंपरागत, रॉबर्ट ए डहेल का कहना है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जिन चीज़ों में असफल रहा या विषय की महत्ता को ज़्यादा प्रतिपादित नहीं कर पाया, उसके असंतोष के परिणाम स्वरूप इस व्यवहारवादी क्रांति का उदय हुआ और इस व्यवहारवादी क्रांति में इस विषय को अधिक वैज्ञानिक बनाने के एफर्ट शुरू किए गए। दूसरी डेफिनेशन हिंज यूलाउ द्वारा दी गई है। इसमें हिंज यूलाउ ने कहा है कि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रुख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। तो इसमें भी राजनीतिक व्यवहार मानव के जो उसके आंतरिक रुझान है, मानव का कार्य करने का तरीका, किन कार्यों को वो प्राथमिकता देता है, क्या उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं आदि का संबंध हिंज यूलाउ ने इससे बताया है। ब्लेयर कोलासा की जो डेफिनेशन है, व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भों में व्यक्ति व समूहों के व्यवहार का अध्ययन है। इसी तरह डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन, सत्यापन किया जा सकता है और यह ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करता है और करना चाहता है। तो ये इसकी विभिन्न डेफिनेशंस हैं। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि व्यवहारवाद का उद्देश्य और इसका लक्ष्य क्या है। व्यवहारवाद के यदि उद्देश्यों पर गौर किया जाए तो व्यवहारवाद जिन कारणों से इसका उदय हुआ वो ही इसके बेसिकली उद्देश्य हैं। जैसे परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, जो ऐतिहासिक, सांस्थानिक और वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धतियां इसमें अब तक जो प्रयुक्त की जा रही थी, उन अध्ययन पद्धतियों से राजनीति वैज्ञानिकों में एक निराशा सी उत्पन्न हो रही थी और वो अपने विषय के अध्ययन या शोध से स्वयं संतुष्ट नहीं थे और वो विषय की महत्ता, इसकी वैज्ञानिकता को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उनके अंदर अपने विषय के प्रति पल रहे असंतोष के कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ। अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा, इसके विकास के कारण या इसका उद्देश्य ये भी था कि अन्य समाज विज्ञान जैसे समाज शास्त्र है उसमें आधुनिक तकनीकों का पर्यवेक्षण, मापन
सांख्यिकी, साक्षात्कार, अवलोकन आदि ऐसी पद्धतियों का प्रयोग उसमें किया जा रहा था। तो राजनीति वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि इस विषय में इन चीज़ों का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता। इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव जो मैंने अभी पहले बताया था, दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राजनीति शास्त्रियों ने अनुभव किया कि उनकी सरकार का रुझान राजनीति शास्त्रियों से नीति निर्माण में सलाह लेने में बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि कहीं न कहीं हमारे विषय में कोई कमी खामी है। इसी तरह नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग, क्योंकि अन्य समाज विज्ञानों, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन चीज में बहुत वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होने लगा था। तो राजनीति विज्ञान के दार्शनिकों, वैज्ञानिकों ने भी ये डिसाइड किया कि इस विषय में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है और वैज्ञानिक तर्क पर इसमें भी निश्चित सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और विषय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा से नहीं नकारा जा सकता। इन्हें अपने विषय की मौलिकता, स्वायत्तता को बरकरार रखकर इसकी और प्रतिष्ठा बढ़ाना ये चाहते थे। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य या इसके विकास के कारण कहे जा सकते हैं। इसी तरह किर्कपैट्रिक जो एक व्यवहारवादी समर्थक है, हालांकि आलोचना में भी किर्कपैट्रिक ने कोई कंजूसी नहीं की है। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की प्रकृति को इस प्रकार बताया है। पैट्रिक ने 4 इसकी बातें बताई है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन एवं शोध कार्य में विश्लेषण की मूल इकाई व्यक्ति है। इससे पूर्व परंपरागत दृष्टिकोण में विश्लेषण की मूल इकाई राज्य को माना जाता था। राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है, जबकि इससे पूर्व राजनीति विज्ञान का एकाकी अध्ययन करने पर बल दिया जाता था। किर्कपैट्रिक ने कहा कि अन्य समाज विज्ञानों से भी इस विषय को गिव एंड टेक का रिलेशन रखना चाहिए। तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण, मापन के लिए शुद्ध प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी किर्कपैट्रिक ने बताया। और चौथा इसका जो आधार है वो व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित अनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित करना था। तो किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की प्रकृति निम्न 4 तत्वों से निर्धारित होती है। फिर हम व्यवहारवादी आंदोलन के लक्ष्यों पर प्रकाश डालेंगे। व्यवहारवादी आंदोलन के जो प्रमुख लक्ष्य थे, हालांकि ये लक्ष्य आपको पूर्व के इस अध्ययन से समझ में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इन पर नज़र डाल लेंगे। एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना, ऐसा राजनीति विज्ञान जिसकी महत्ता अन्य विषयों के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे भी ज़्यादा सर्वोच्च स्थिति में आ सके। राजनीति का विज्ञान विकसित करना, अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में विज्ञान की तरह किन्हीं घटनाओं के कारण और परिणामों के बीच निश्चित संबंधों की स्थापना करना। तीसरी चीज़ जो है, राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करना, क्योंकि मानवीय व्यवहार से ही प्रत्येक संस्था संचालित होती है, प्रभावित होती है और मानव व्यवहार के अध्ययन के बिना उस संस्था को व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। राजनीति विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, क्योंकि कोई भी विषय अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसे दूसरे विषयों से विषय वस्तु या अन्य प्रकार का सहयोग लेना पड़ता है और वो स्वयं भी अन्य विषयों को सहयोग करता है। तो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना। नेक्स्ट जो पॉइंट, वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण, क्योंकि अब तक परंपरागत दृष्टिकोण में शोध कर लिया लेकिन उस शोध को निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाकर निश्चित सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा रहा था। तो वो जो शोध की जा रही थी वो बेकार, व्यर्थ ही समझी जा रही थी। वैज्ञानिक उसमें आपने किसी भी उपकल्पना, कोई भी टॉपिक लेकर उसका जो अध्ययन किया, उसके आधार पर निष्कर्ष मिले, उन निष्कर्षों के सत्यापन के बाद में हम एक निश्चित सिद्धांत का निर्माण करते हैं जो सदियों तक बना रहता है। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में निश्चित सिद्धांत अब तक बने हुए हैं, वो किसी भी काल परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते। ऐसे अध्ययन को वस्तुनिष्ठ और मूल्य निरपेक्ष बनाना, परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अपने अध्ययन विषय से अपने मूल्यों को पृथक नहीं किया, इसलिए उनका जो अध्ययन है वो निष्पक्ष रूप में निष्कर्ष नहीं दे सका। अब व्यवहारवादी विद्वानों ने
अध्ययन को पूर्ण रूप में वस्तुनिष्ठ और मूल्यों से निरपेक्ष बनाने पर ध्यान दिया। ये इसके व्यवहारवादी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। और अब हम इसकी जो मूल मान्यताएं या इसके मूल लक्षण हैं उन पर फोकस करते हैं। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी उपागम के 8 लक्षण बताए हैं और इन लक्षणों को वो व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहता है। और डेविड ईस्टन ने इन्हें अपना जो उसका लेख था द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में प्रस्तुत किया था। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं व्यवहारवाद की 8 मूल मान्यताएं या इसके 8 मूल लक्षण हैं। नंबर 1, नियमितता अर्थात रेगुलेशन। व्यवहारवादी समर्थकों का मानना है कि मानव व्यवहार में कुछ सामान्य ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि व्यक्ति एक सी परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करता है, और यदि व्यक्ति एक जैसा व्यवहार एक सी परिस्थितियों में करता है तो उसके आधार पर कुछ निश्चित बातें तय की जा सकती है, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में की जाती है। तो व्यक्ति के व्यवहार में भी समानता और नियमितता का वो प्रभाव है। इसलिए इस विषय में मानव के आधार पर जो अध्ययन या शोध किया जाता है उसमें कुछ निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दूसरा, जो सत्यापन, जो प्राप्त शोध के आधार पर निष्कर्ष हैं उन निष्कर्षों का प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही पुनः सत्यापन किया जा सकता है। और सत्यापन और नियमितता ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है। यदि सत्यापन के आधार पर वो निष्कर्ष उसी रूप में हमें पुनः प्राप्त होता है तो वो एक सिद्धांत निर्माण की श्रेणी में आ जाता है। तकनीकों का प्रयोग, व्यवहारवाद की मान्यता है कि जो प्राकृतिक विज्ञानों में या अन्य समाज विज्ञानों में जो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग हो रहा है, तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, जैसे सांख्यिकी का प्रयोग आज हर विषय में होने लगा है, अवलोकन, पर्यवेक्षण, तो इन तकनीकों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में भी किया जाना चाहिए। अगला इसका जो लक्षण या विशेषता, परिमाणनीकरण, क्वांटिफिकेशन, अर्थात जो तथ्य और आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं वो शुद्ध तरीके से इकट्ठे हों, उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया, और इसमें सांख्यिकी की भी सहायता ली जानी चाहिए। हमने किसी एरिया विशेष का कोई मान लो डेटा कलेक्ट करना है तो उन तथ्यों और आंकड़ों में एक शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो है परिमाणनीकरण। फिर नेक्स्ट इसका जो मान्यता या लक्षण है मूल्य निर्धारण। अध्ययन के दौरान अध्ययनकर्ताओं को अपने निजी मूल्यों और अपनी मान्यताओं को अध्ययन से पृथक रखना चाहिए ताकि निष्पक्ष शोध की जा सके और निष्पक्ष आधार पर हमें डेटाज और निष्कर्ष प्राप्त हो सके। इसी तरह अगला जो लक्षण, व्यवस्थित अध्ययन। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अनुसंधान और सिद्धांत निर्माण के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया। उन्होंने अपनी शोध को या अनुसंधान को बिना सिद्धांत निर्माण के ही छोड़ दिया। अब व्यवहारवाद में व्यवस्थित अध्ययन का तात्पर्य जो भी शोध या अनुसंधान की जाएगी उसके निष्कर्षों के बाद एक निश्चित सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए, अन्यथा वो शोध समाज के किसी कार्य में नहीं आ सकती या वो अपनी प्रासंगिकता प्रतिपादित नहीं कर सकती। अगला जो लक्षण है इसका, शुद्ध विज्ञान, अर्थात वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में H2O जैसे सिद्धांत हैं कि 2 अंश ऑक्सीजन 1 अंश हाइड्रोजन से पानी ही बनता है, तो राजनीति विज्ञान में भी ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए और शुद्ध विज्ञान की तर्ज पर वर्तमान में जो भी सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको सुलझाने में ये विषय मददगार साबित होना चाहिए। और अंतिम जो इसका मान्यता या विशेषता है, मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन, अर्थात अन्य जो सोशल साइंसेज हैं उनकी संबद्धता अपने विषय से स्थापित करना कि अन्य विषय हमारे लिए किस तरह उपयोगी हो सकते हैं और हमारा विषय अन्य विषयों के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, इसके आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाए ताकि इसका पूर्ण रूपेण सर्वांगीण अध्ययन हो सके। अन्यथा एक विषय का एकाकी अध्ययन करके हम सही रूप में उसको नहीं जान सकते।
तो ये व्यवहारवाद की 8 मूल मान्यताएं हैं जिन्हें डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं कहा है। और नेक्स्ट जो इसकी आलोचना और अन्य चीज़ों का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।